नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आपको अल्टरनेटर पढ़ाया जा रहा है, जिसे एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी हम क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में हमने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा कि डीसी जनरेटर जो होता है उसमें पोल स्थिर रहता है और आर्मेचर क्या करता है, हमारा गति करता है। ठीक है, और जो आउटपुट सप्लाई मिलती है वो हमें रोटेटिंग पार्ट से मिलती है, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग पार्ट पर होता है। ठीक है, और रोटेटिंग पार्ट पे एक कम्यूटेटर लगा होता है। आर्मेचर का कनेक्शन जो है उस कम्यूटेटर से होता है, और कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश लगा रहता है। ब्रश गियर सिस्टम होता है जो कम्यूटेटर के ऊपर फिट होता है। ठीक है, और आउटपुट सप्लाई हम रोटेटिंग पार्ट से प्राप्त करते हैं। तो वहाँ से तो डीसी सप्लाई मिलती है, क्योंकि कम्यूटेटर हम लगा दे रहे हैं। अगर कम्यूटेटर को हटा करके हम स्लिप रिंग लगा दें तो स्लिप रिंग जो होता है ना, वो किसी प्रकार का कोई भी कन्वर्जन नहीं करता है। जैसे एसी है तो एसी आउटपुट देगा, और डीसी है तो डीसी आउटपुट देगा। समझ में आया? कुछ इस तरीके का। तो अगर हम कम्यूटेटर को हटा करके वहाँ पर स्लिप रिंग लगा दें तो आउटपुट सप्लाई रोटेटिंग पार्ट से जो हमें प्राप्त होगी वो कौन सी सप्लाई होगी? वो आपका एसी सप्लाई होगा। तो वो भी एक प्रकार का एसी जनरेटर ही कहलाएगा, क्योंकि जनरेशन तो एसी का ही हो रहा है। समझ में आया? तो आर्मेचर में जो जनरेशन हो रहा है वोल्टेज का, वो तो एसी ही है ना। तो वहाँ पर आउटपुट सप्लाई स्लिप रिंग के माध्यम से एसी वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अगर स्लिप रिंग के माध्यम से, स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश के माध्यम से रोटेटिंग आर्मेचर के द्वारा जो सप्लाई प्राप्त होती है वो लगभग 700 वोल्ट प्राप्त होती है। कितना होती है? 700 वोल्ट प्राप्त होती है मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज रोटेटिंग आर्मेचर से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम बहुत ज़्यादा कास्टली हो जाएगा। हमारा रोटेटिंग आर्मेचर जो है ना, उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाई वोल्टेज की हमें बाइंडिंग करनी पड़ेगी, प्लस कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग के ऊपर जो है स्पार्किंग बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा, दक्षता कम हो जाएगी। समझ में आया? बियरिंग में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। क्यों? कारण क्या है? देखिए, रोटेटिंग आर्मेचर से मैक्सिमम हम जो है 700 वोल्ट ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं लगभग। अगर इससे ऊपर जाते हैं ना तो सिस्टम हमारा कास्टली हो जाता है। कास्टली होने के साथ साथ जो है सिस्टम की मतलब पूरे मशीन की इफ़िशियंसी भी डाउन हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग अगर रोटेटिंग आर्मेचर पर रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इंसुलेशन का वेट काफ़ी ज़्यादा होगा वोल्टेज के आधार पर। भाई बाइंडिंग करेंगे तो उसमें इंसुलेशन भी तो लगेगा। तो रोटेटिंग आर्मेचर पर अगर हाई वोल्टेज, जैसे हमें 11,000 वोल्ट जनरेट करना है, 11,000 वोल्ट जनरेट करना है, 33,000 वोल्ट अगर हमें क्या करना है, जनरेट करना है, तो अगर 33,000 वोल्ट की हमारी जो बाइंडिंग होगी, हमारी जो क्या होगी बाइंडिंग, अगर उस बाइंडिंग को हम रोटेटिंग आर्मेचर पर रखेंगे तो आप सोचिए काफ़ी ज़्यादा कॉपर वायर यूज होगा उसमें, जिसकी वजह से उसका वजन काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब वजन बढ़ जाएगा और हाई वोल्टेज की वाइंडिंग हो रही तो सिंपल सी बात है इंसुलेशन भी उस रोटेटिंग आर्मेचर पे बहुत ही ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से रोटर का आर्मेचर इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा, उसका जड़त्व इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको घुमा पाना बड़ी कठिनाई का काम होगा। समझ में आया? और दूसरी बात क्या है, तमाम सारे लॉसेस होते हैं। ब्रश और स्लिप रिंग के माध्यम से अगर आउटपुट सप्लाई हाई वोल्टेज प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग की भी संभावना रहेगी। और दूसरी बातें हैं कि स्पार्किंग के साथ साथ जो है आपका पावर लॉस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन ब्रश को बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा कि रोटेटिंग आर्मेचर और स्टेशनरी आर्मेचर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कारण है कि हम जनरेशन के लिए जो है स्टेशनरी आर्मेचर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आया? तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो भी हम जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर जो भी जनरेटर पढ़ेंगे उसमें स्टेशनरी आर्मेचर होगा और पोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। स्टेशनरी आर्मेचर से आउटपुट सप्लाई को प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होता है। समझ में आया? अभी इतना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए उसी के आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो रोटेटिंग आर्मेचर से रोटेटिंग आर्मेचर से रोटेटिंग आर्मेचर से आउटपुट सप्लाई आउटपुट सप्लाई रोटेटिंग पार्ट कम्यूटेटर आउटपुट सप्लाई रोटेटिंग पार्ट स्लिप रिंग के माध्यम से प्राप्त होती है, के माध्यम से एसी सप्लाई प्राप्त होती है, के माध्यम से एसी प्राप्त होती है, समझ में आया? देखिए रोटेटिंग आर्मेचर है तो अगर आउटपुट एसी लेना है तो हम वहाँ पर स्लिप रिंग क्या करेंगे, लगाएंगे। स्लिप रिंग क्या किसका बना होता है? फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। कंपटीशन में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रोटेटिंग आर्मेचर से आउटपुट, यहाँ पर लिखेंगे कि रोटेटिंग आर्मेचर से आउटपुट लगभग 700 वोल्ट तक ही प्राप्त कर पाते हैं। सात सौ वोल्ट तक ही क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज रोटेटिंग आर्मेचर से प्राप्त करेंगे तो वह अनइकोनॉमिकल होता है, दक्षता भी कम होती है, देखिए इससे अधिक वोल्टेज रोटेटिंग आर्मेचर से अगर हमें प्राप्त करेंगे तो वह अनइकोनॉमिकल होगा और दक्षता भी क्या होती है, कम होती है। समझ में आया? अभी देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बताया हूँ, पूरा पॉइंट मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि इसको हमें फिर पढ़ाना है। इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अल्टरनेटर के द्वारा जब हाई वोल्टेज भाई देखिए पीछे जो स्लिप रिंग लगा था वो भी एक प्रकार का अल्टरनेटर ही था, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए अल्टरनेटर के द्वारा जब हाई वोल्टेज लगभग यहाँ पे कोष्ठक में लिखेंगे 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट जनरेट करना होता है, या आउटपुट प्राप्त करना होता है तो हम स्टेशनरी
तो हम स्टेशनरी आर्मेचर का यूज करते हैं, स्टेशनरी आर्मेचर से आउटपुट यहाँ तक लिख लिए होंगे सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेशनरी आर्मेचर से जो हमारा आउटपुट प्राप्त होगा इसको मिटा दे रहे हैं। स्टेशनरी आर्मेचर से आउटपुट सरलता से प्राप्त हो जाता है और इकोनॉमिकल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है। तो हम क्या कि देखिए, जब हाई वोल्टेज प्राप्त करना होता है तो हम स्टेशनरी आर्मेचर का यूज करते हैं और रोटेटिंग पोल का यूज करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, हालांकि ऊपर लिखवाए हैं, तो एक पॉइंट नोट करके और लिखिए। हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए जनरेटिंग स्टेशन पर हम स्टेशनरी आर्मेचर तथा रोटेटिंग पोल वाला अल्टरनेटर यूज किया जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा क्या कहते हैं, जो रोटेटिंग आर्मेचर है उसको हम ज़्यादा वोल्टेज को जनरेट करने में यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? क्योंकि उसमें लासेस वगैरह अनइकोनॉमिकल होता है, लासेस भी बहुत ज़्यादा होता है। आगे उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन पर हम जो हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए हम जनरेटर यूज करते हैं, उसे अल्टरनेटर या एसी जनरेटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर हमें आउटपुट एसी ही मिलेगा, क्योंकि कम्यूटेटर यहाँ पर हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है कि हमें एसी प्राप्त करना है, तो स्टेशनरी आर्मेचर से हम एसी आसानी के साथ क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि देखिए, कारण क्या है कि स्टेशनरी आर्मेचर तो घूमेगा है नहीं, जब घूमेगा नहीं तो हमें आउटपुट सप्लाई प्राप्त करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा नहीं। अलग से कोई सिस्टम हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उसमें लगने वाला पैसा भी क्या होगा, उसकी भी बचत हो जाएगी। समझ में आया? ये हो गया। अब हम वर्किंग बताएंगे, वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल
वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी आर्मेचर रहेगा, उसके बाद पोल रोटेटिंग रहेगा। तो पोल में तो भाई फ्लक्स होंगे, तो जब पोल रोटेट करेगा तो आर्मेचर से जाके कटेगा फ्लक्स जो है, तो स्टेशनरी आर्मेचर में जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसमें, उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि गतिशील अवस्था में फ्लक्स कटा है ना भाई, हमारा पोल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आर्मेचर भी गति कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पर जो है स्टेशनरी आर्मेचर लिए हैं और पोल को गतिशील लिए हैं। तो ये गतिशील अवस्था में जो वोल्टेज आर्मेचर में उत्पन्न होगा, समझ में आया, उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्तक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर कार्य करता, प्रेरण के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। या फिर हम कह सकते हैं या प्रत्यावर्तक गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्तक गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। समझ में आया। अब देखिए, अब ये जो अल्टरनेटर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा आर्मेचर स्थिर है और पोल क्या कर रहा है, रोटेटिंग है, ठीक है। इस अल्टरनेटर में आर्मेचर स्थिर रहता है तथा पोल्स रोटर पर स्थापित पोल्स को रोटर पर स्थापित किया जाता है। पोल्स को रोटर पर स्थापित किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पोल क्या करता है, गति करता है, जिसकी वजह से पोल्स गति करते हैं, ठीक है। इसमें ये भी दर्शाना पड़ेगा ना कि आप जो अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका सिंक्रोनस जनरेटर भी है, अल्टरनेटर भी है और एसी जनरेटर भी है, ठीक है। अब देखिए, इसके अनुसार अगर थोड़ा और व्याख्या करेंगे इसकी तो कैसे होगा। देखिए, जब पोल है, सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर में बहुत सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं, ठीक है। अब ये स्टेशनरी पार्ट पर है, ये क्या है, स्टेशनरी पार्ट पर है। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आगे आपको बताएंगे। और ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल है।
ये हमारे क्या है, पोल है, ठीक है। एक नॉर्थ है और एक साउथ है, एक नॉर्थ है और एक क्या है, साउथ है। तो सिंपल सी बात है। अब ये हमारा क्या है, रोटर है। ये क्या है, रोटर है। रोटर पे ही पोल बना है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है। और ये हमारा क्या है, स्टेटर है, स्टेटर है। और ये कंडक्टर क्या है, स्टेटर पे ही आर्मेचर है, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। समझ में आया। और ये हमारा क्या है, रोटर है जो शाफ्ट पर स्थापित है और दोनों साइड बियरिंग लगा रहेगा। ये तो एक प्रकार से देखेंगे तो कटा हुआ सेक्शन आपको दिखाया गया है, पूर्ण रूप से कटा हुआ नहीं दिखाया गया है, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए कि जब शाफ्ट के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी इसे दिया जाएगा तो ये हमारा नॉर्थ साउथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसमें जो फ्लक्स निकलेंगे, सिंपल सी बात है, अगर इधर नॉर्थ है और इधर क्या है, साउथ है, तो नॉर्थ से फ्लक्स निकलेंगे, किधर जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे ना, ऐसे ऐसे साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे, इसे बहुत सारे फ्लक्स निकलेंगे। तो इधर से इधर एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, सेटअप होगा। तो अब ये जो मैग्नेट, देखिए इधर से नॉर्थ से इधर भी फ्लक्स जाएगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा, हर तरीके से मतलब इसमें फ्लक्स क्या होंगे, सेटअप होंगे। तो जब ये रोटेट करेगा तो हमारा फ्लक्स भी रोटेट करेगा। अब फ्लक्स रोटेट करेगा तो आर्मेचर से फ्लक्स क्या होगा, कटेगा, क्योंकि आर्मेचर को भी तो फ्लक्स लिंक करेगा। तो जितने भी कंडक्टर के संपर्क में हमारा फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कटेगा, जिसकी वजह से फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार जो है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ को हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से क्या करते हैं, जानेंगे। उस ईएमएफ को डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानेंगे। डायनेमिकली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार में यहाँ पर देखिए रोटर हमारा रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग कंडीशन होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए डायनेमिकली बोल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा इसका प्रिंसिपल वगैरह मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोटेटिंग पोल तथा स्थिर आर्मेचर के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है तो आर्मेचर से फ्लक्स कटते आर्मेचर से फ्लक्स जो है कटते हैं, ठीक है। जिससे आर्मेचर कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जिसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी दिशा यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस ईएमएफ की दिशा
फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अभी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।